नमस्कार। टॉपिक है हमारा एक्चुअल कंडीशन ऑफ वुमेन इन ओल्डन टाइम्स, यानी क्या पुराने ज़माने में औरतें प्रिविलेज थी कि डिस्टर्ब थी, क्या हम उनको तंग करते थे, क्या हमेशा तंग करते थे, क्या कभी कभी तंग करते थे, क्या उनके पास लॉज थे, क्या उनके पास राइट्स थी, प्रिविलेजेस थी। इस विषय पे हम करेंगे शुरू। हम यूरोप की बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे, नॉर्दर्न यूरोप की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे। लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि हम शुरुआत इंडिया से नहीं करें। हम शुरू करते हैं मिडिल एजेस से। मिडिल एजेस थी 5th to 15th सेंचुरी। ठीक है। 5th to 15th सेंचुरी मिडिल एजेस का दौर था। मिडिल एजेस को कुछ लोग मानते हैं, जो अर्ली मिडिल एजेस थी वो डार्क एजेस थी, यानी वहाँ पर डार्क यानी अंधे, जहाँ अंधकार था। अंधकार क्यों था? क्योंकि लोगों के पास राइट्स नहीं थी। और उसके बाद 15th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, जिसको पता नहीं, 15th सेंचुरी यानी 1400 समथिंग, जो 1450 1470, यानी दैट इज द 15th सेंचुरी। हम ऐसे गिनते हैं इन केस एनीवन इज नॉट अवेयर। तो 5th to 15th सेंचुरी मिडिल एजेस थी, और दे वर वेरी डार्क, ऐसा माना गया है। 15th सेंचुरी के बाद आती है एनलाइटनमेंट, होता है, और आता है रेनेसां, जहाँ पर आर्ट ने प्रगति की, साइंस ने प्रगति की, और औरतों को जला दिया स्टेक पे। ये जो फिनोमिना है वो बहुत लोगों को लगता है डार्क एजेस में हुआ था, लेकिन डार्क एजेस में हुआ नहीं था। हम बात कर रहे हैं उन मिडिल एजेस की जहाँ पर देवर विमेन प्रीस्ट एज वेल, और बाद में विमेन प्रीस्ट नहीं रही। तो याद रखें, 5th to 15th सेंचुरी मिडिल एजेस, 15th सेंचुरी के बाद रेनेसां, एनलाइटनमेंट, फ्रांस, चीज, वाइन, अगर आपको याद रखना है। 5th to 15th सेंचुरी में मैं कोट कर रहा हूँ फ्रॉम दिस बुक, द कंसेप्शन ऑफ वुमन इन द मिडिल एजेस बाय माइकल कॉफमन, 1973। मुझे ये किताब पढ़ने में ठीक लगी, इनकी रीडिंग अच्छी लगी। शायद मेरे पास बॉम्बे में फुल किताब थी, अभी नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, लेकिन मैंने इंटरनेट से काफ़ी कुछ लिया है। ये बताते हैं हमें कि ड्यूरिंग द मिडिल एजेस यानी 5 से 15, ठीक है, आप सबको याद रहे। when the village when the village and the home were centers of important activities, women were busy, important and relatively powerful। जब तक विलेज और घर इंपॉर्टेंट था, तब तक औरतें पावरफुल थीं। ये आगे कहते हैं कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर चीज़ें जो हम औरतों के बारे में जानते हैं हिस्ट्री में और मिडिल एजेस में, 5th to 15th सेंचुरी में, वो हम जानते हैं किताबों से, नॉवेल्स से। ये इस विषय पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हम जनरली, हमें हिस्ट्री पता नहीं होती। हम अगाथा क्रिस्टी पढ़ते हैं, या कोई फीमेल ऑथर की किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देख लेते हैं पुराने ज़माने की, हमें लगता है कि औरतों का बुरा हाल था। वो भी यही कह रहे हैं, और ये मुझे पता नहीं थी बात। अब अगली बार कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा, मुझसे पहले माइकल कॉफमैन ने भी ये बात कही थी। बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं हिस्ट्री के बारे में बिकॉज ऑफ नॉवेल्स, नॉट बिकॉज हम एक्चुअल हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये बताते हैं कि एक्चुअल औरतों की कहानी हम भुला चुके हैं, क्योंकि वो बोरिंग होती हैं। किसको पड़ी है कि औरत विलेज में चूल्हा जला रही है या काम कर रही है? हमें चाहिए वो औरतें जो रो रही हैं, जो गिड़गिड़ा रही हैं। ये नहीं कह रहे, ये मैं एक्सप्लेन करते हुए हमको बता रहा हूँ। ये कहते हैं कि एरिस्टोक्रेटिक women were more often represented than actively represented. Their symbolic value often exceeded the real social agency। और हम जब ये नॉवेल्स पढ़ते हैं, उसमें हम एरिस्टोक्रेटिक औरतों के बारे में पढ़ते हैं, उनको अमीर, बेसिकली अमीर लड़कियों को हम नॉवेल्स में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं माइकल कॉफमैन के, एज ट्रेड एंड अर्बन लाइफ डिवेलप्ड, जैसे ही ट्रेड बढ़ा। अब आई वॉन्ट टू कंपेयर विद मॉडर्न टाइम्स। हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेट का ज़माना है। अमेरिका को पता है, इंडिया को पता है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया को पता है अमेरिका क्या कर रहा है। ठीक है ना? हम अमेरिका को खुलेआम कह सकते हैं, तू क्या है बे। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन है ना, इंटरनेट है सब जगह। उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, उस ज़माने में ट्रेड था।
तो जैसे ट्रेड बढ़ा और अर्बन लाइफ बनी, जैसे ही हमारी सिटीज बनी, हाउस होल्ड सीज टू बी द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि जब इंसान गांव से, घर से फैक्ट्री का वर्कर बना, तो प्रोडक्शन कहाँ होने लगी? पहले घर पे फार्म में होती थी, अब कहाँ होती है? फैक्ट्री। तो जब ये दौर आया, द वुमन वर्कर बिगैन टू डिसअपियर फ्रॉम द रिटन रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड्स होते थे, औरतों की कहानियां होती थी, या जो, उनको हटा दिया गया। बेसिकली द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन wreaked havoc on the history of women। ये कहना कि औरतें पावरफुल नहीं थी, ये हम इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें हिस्ट्री पता नहीं है एक्चुअली। दूसरा है कि रियलिटी ये है कि वुमेन पावरफुल थी, और जब उनका हस्बैंड वर्कर बन गया, फैक्ट्री, जब अर्बन सेंटर खुल गए, फिर औरतों की इंपॉर्टेंस कम हो गई। बिकॉज अब औरतें नहीं काम कर रही थी फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री में औरतों की कीमत नहीं थी, बिकॉज इट वॉज हार्ड लेबर उस जमाने में, मशीन्स नहीं थी, कील ठोकने पड़ते थे, मसल्स चाहिए थी। अचानक से औरत की वैल्यू। लेकिन आप कहेंगे व्हाट अबाउट फार्मिंग? फार्मिंग भी आदमी करते थे। औरतों का जो रोल है, इट बिकेम लेसर। आई थिंक, आई होप आपके लिए ये सब बातें नहीं होंगी। अब आपको अगर ये लग रहा है कि ये एक ही ऑथर है और बाकियों ने नहीं कहा है, तो लेट मी सरप्राइज यू, कुछ फेमिनिस्ट राइटर्स ने भी ये बात मानी है। मैं बात कर रहा हूँ theguardian.com की 2023 में मार्था गिल, जिनकी हर चीज़ को मैं नहीं मानता, लेकिन उन्होंने माना है कि एक्चुअली हमें पढ़ाया गया है कि 5th to 15th सेंचुरी, जो पुराने सदी है, मिडिल एजेस हैं, डार्क एजेस हैं, उसमें औरत का बुरा हाल था, रेनेसां में ठीक हो गया। रियलिटी ये है, इट वॉज अ रेनेसां दैट वास्टली रोल्ड बैक द राइट्स ऑफ वुमेन। जो हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं औरतों को कि एनलाइटनमेंट के बाद आपका भला हुआ, एक्चुअली उल्टा हुआ। क्यों? हम देखेंगे, एज इकोनॉमिक पावर शिफ्टेड, the emerging middle classes began aping their better। That's a very important thing। ये बार बार हमारे आज की डिस्कशन में आएगा। मिडिल क्लास जब पैदा हुई, मिडिल क्लास की क्या इच्छा थी? कि हम अमीर बने, हमारे पास ज़्यादा गाड़ी आए। उससे औरतों का बुरा हाल हुआ। यानी ग्रीड इज द एनिमी ऑफ वुमेन। अगर आप एक तरीके से देखें, बात वही है जो माइकल कॉफमैन ने 1973 में कही थी, कि जब अर्बन सेंटर्स बने, तो औरतों की इंपॉर्टेंस सोसाइटी में कम हो। ये भी यही कह रही हैं कि जो मिडिल क्लासेस आई, विच इज़ द सेम थिंग, मिडिल क्लास यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद गरीब और अमीर की एक क्लास आ गई। ठीक है ना, महत्वाकांक्षी क्लास जिसे कहते हैं। क्योंकि उनके आने की वजह से औरतों की राइट्स चली गई। दे कन्फाइंड देयर women टू द होम, पुटिंग देम एट द फाइनेंशियल मर्सी ऑफ men आफ्टर 15th सेंचुरी। अब औरतों की इंपॉर्टेंस नहीं रही। अब फार्मिंग नहीं थी, अब फ्लैट्स थे, या छोटे छोटे घर थे, सिटीज में स्लम्स थे। रिवर थेम्स में लोग सुसाइड कर रहे थे लंदन में। ये वो दौर था। तो जब आपके पास घर नहीं है, फील्ड नहीं है, तो आपके पास चिकन रखने की जगह नहीं है। चिकन नहीं है तो औरत का कोई काम ही नहीं चिकन को खाना खिलाना। बकरी नहीं पाल सकते, गाय नहीं पाल सकते, दूध नहीं निकाल सकते, दूध बेच नहीं सकते। दूध बेचते बेचते बाकी औरतों के साथ आप मिल नहीं सकते, कम्युनिटी भी बना सकते। तो औरतों के पास पावर नहीं थी, नहीं, वो तो अकेली हो गई बिल्कुल। यानी लिटरली उनको चार दीवारी में रख दिया। किसने रखा? आदमी ने, के सिस्टम ने। और उस सिस्टम का हिस्सा औरत भी थी, जिसको लगा अब मुझे अमीर बनना है। जरा सोचें इस बात को। आसान होगा कहना आदमी ने चेंज कर दिया औरतों का हाल, लेकिन ये मिडिल क्लास का हिस्सा औरतें भी थी। ये कहना कि और आदमियों ने किया, नहीं, ग्रीड ने किया, जो दोनों तरफ ही की। तो ये बात पता चलती है कि यहाँ दोनों दोनों नहीं कह रहे हैं, और मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि आदमियों ने बुरा हाल किया औरतों का। हमारे सिस्टम ने बुरा हाल किया, हमने सिस्टम बना लिया, हमारी ग्रीड ने बुरा हाल किया। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। इसके आगे भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। फीमेल रिलीजियस पावर ऑल्सो dwindled। प्लीज अंडरस्टैंड, फीमेल रिलीजियस पावर dwindled। यानी 5th to 15th सेंचुरी में, डार्क एजेस में,
रिलीजियस पावर औरतों के पास ज़्यादा थी। अब आप बोलेंगे कार्तिक कि तुम्हारे पास और क्या सबूत है, तो दो राइटर्स हैं, तो मैं आपको कहूँगा मेरा आर्टिकल है इंडिया टुडे में या डेली हो इनकी वेबसाइट में, अबाउट फीमेल प्रीस्टेस फ्रॉम द डार्क एज। डार्क एजेस, जो सो कॉल्ड डार्क एजेस हैं, मिडिल एजेस का जो हिस्सा है, वहाँ सबसे पहले फीमेल ऑर्गेज्म के बारे में लिखा गया था। लिखा था औरत ने। वो औरत क्या थी, कोई बेवकूफ़ जाहिल औरत थी जो सुबह 8 बजे उठ के हिमेश के गाने सुन रही है। मुझे अच्छे लगते हैं, मेरा मतलब वहाँ के आइटम सॉन्ग सुन रही है। नहीं, ये थी एक प्रीस्टेस थी वहाँ की, यानी चर्च में थी, यानी उसकी इज्जत थी। वो अपने भगवान के लिए और जीसस के लिए गाने गाती। उसने फीमेल ऑर्गेज्म के बारे में रिसर्च की। रिसर्च का मतलब औरतों से बात की होगी, पूछा गया होगा व्हाट हैपेंस इन द ऑर्गेज्म, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी। वो सिंगर थी, राइटर थी, ऑथर थी। वो थी तो बाकी औरतें भी थी। मैं ये नहीं कह रहा सारी औरतें थी, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है, तादाद कहते हैं, वो ज़्यादा थी। ये जो पावर है फीमेल रिलीजियस पावर, मैं आपसे वादा करता हूँ ये सारे पॉइंट्स हम रिपीट करेंगे एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। तो ये चीज़ें 15th सेंचुरी के बाद ड्विंडल होने लगी, कम होने लगी। और यानी पुराने ज़माने में ज़्यादा फ्रीडम थी, नए ज़माने में फ्रीडम चली गई। आप आजकल आप बात करें लोगों से, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखें, तो हमें लगता है उल्टा हुआ, कि औरतों पे बेड़ियां लगाई गई थी, फिर धीरे धीरे हमने शैकल्स तोड़े और आज हम इस मुकाम पे आ गए। नहीं। ओके। इन द 13th सेंचुरी, सीइंग विजन्स। 13th सेंचुरी क्या है, 1200 समथिंग, मिडिल एजेस है ना, क्योंकि 5th to 15th सेंचुरी है मिडिल एजेस। तो 13th सेंचुरी में जब औरतें विजन देखती थी और आवाज़ें सुनती थी, तो उसको हम सेंट बना देते थे। और 100 साल बाद, यानी जब रेनेसां हुआ, उन्हीं औरतों को हम जला देते। ये रियलिटी। यानी आप पहले दौर में अगर आवाज़ें सुनो, तो इन्वेस्टिगेशन होती थी कि क्या इसमें कोई भगवान की कोई आवाज़ सुन रही है। और जो मॉडर्न सेंचुरी थी आपकी एनलाइटनमेंट के बाद, उसमें अगर आप ऐसी आवाज़ें सुने तो आपको जला देते थे। ये रियलिटी है। हम और हमने भी हिस्ट्री में पढ़ा है, स्कूल कॉलेजों में पढ़ा है। अब हम तुरंत एक जंप लेते हैं, अचानक से हम जाते हैं जर्मनी। जर्मनी, जहाँ के एक बहुत फेमस भाई साहब हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे पेंटर हैं, और वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, मुझसे कह रहे हैं। पता नहीं, कोई एडोल्फ नाम का आदमी था, कह रहा था अगर मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिली फिर मैं जला दूंगा दुनिया। खैर, ये है जर्मनी। अब हम जाते हैं 10th सेंचुरी में। वहाँ का कानून मैं आपको बता रहा हूँ, द लॉज ऑफ हाइविल डीडा। आई डोंट नो प्रोनाउंस कैसे करते हैं, HYWELDDA। ठीक है ना, ऐसा लगता है किसी बच्चा बोलता है ना, दादा दूदू। मुझे नहीं पता ऐसे कैसे बोलते हैं, हाइविल दादा बोल दो अभी। ये उनका लॉ है, मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ। ये है 10th सेंचुरी, यानी 900। 10th सेंचुरी क्या होगा, 920, 930। ठीक है ना। वेल्श आपको पता है कहाँ है। अच्छा, मैंने जर्मनी कहा और मैं जर्मनी को कैंसिल करो। मैं अभी गया हूँ वेल्स। वेल्स कहाँ है। आपने ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुना है, एक है इंग्लैंड है। अब इंग्लैंड में ये कंट्री डाल तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, दो डाल दो तो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो बेसिकली ये भाई है, कज़न कह दो, इंग्लैंड का कज़न है वेल्स। ठीक है, जिनको नहीं समझ है, कज़न है उनका। उनकी अंग्रेज़ी बड़ी मुश्किल होती है, कभी सुनना, बोलेंगे ये बोल क्या रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं या इनको नहीं आती है, मुझे नहीं आती। Welsh wives could initiate divorce for a wide range of reasons, including bad breath, impotence, leprosy, and in some cases, अगर आदमी में दया नहीं हो, आदमी दयालु ना हो, फिर भी डिवोर्स हो सकता था। अगर लेप्रेसी आ जाए, यानी लेप्रेसी आपको पता है, जब आदमी की टांग वांग टेढ़ी हो जाती, चल नहीं सकता, डिफरेंटली एबल्ड, तब डिवोर्स ले सकती थी। बैड ब्रेथ, अगर उसकी ब्रेथ अच्छी नहीं है, तब भी वो डिवोर्स ले सकती थी, क्योंकि कानून मानता था कि ऐसे आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना। अगर इफ अ वेल्श हस्बैंड ब्रॉट अ मिस्ट्रेस, अगर उसका कोई अफेयर होता था, अपने घर में उसको एंट्री दे दी, तो
वाइफ को तुरंत एंटाइटलमेंट थी उसकी वन थर्ड प्रॉपर्टी। वो ये नहीं कह रहे बाहर, वो कह रहे घर में नहीं आना चाहिए उसको। अगर वो घर में घुस गई और साबित हो गया कि इनका अफेयर चल रहा है, तो आदमी की वन थर्ड वेल्थ यानी 33% वेल्थ उसकी हो जाती थी। कैश, लैंड एंड एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन दिस 33% एक्सेप्ट उसके टूल्स। अगर वो कारपेंटर है तो उसके टूल्स नहीं लेंगे ताकि वो मर ना जाए बेचारा। और उसका हार्प इंस्ट्रूमेंट, हार्प क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन उनको लग रहा होगा मुझे हार्प पे दया आ गई उनको, बिकॉज शायद काटना पड़े हार्प को, पता नहीं, लेकिन एनीवे। ये है क्रिस्टीन पीटर्स विमेन इन अर्ली मॉडर्न ब्रिटेन। तो अभी तक मैं आपको 6 साइटेशन दे चुका हूँ, ठीक है ना। धीरे धीरे और लेंगे। इफ अ वाइफ फाउंड हर हस्बैंड विद अनदर वुमन, अगर उसको पकड़ लिया अफेयर, पेमेंट ऑफ 6 स्कोर पेंस द फर्स्ट टाइम, अ पाउंड द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम डिवोर्स। तो 3 चांसेस थी। मैं आपको बता रहा हूँ 10वीं सदी में भी कुछ ऐसे कानून थे जो आपको आश्चर्य होगा हमारे पास आज नहीं है। ये कानून उस जमाने के हैं जहां बिजली नहीं थी। ये कहना औरतों के पास राइट, इससे क्या राइट चाहिए आपको। आप बुरा ना माने, आपकी ब्रेथ बुरी हो, आपका डिवोर्स हो सकता था उस समय। और डिवोर्स का मतलब ये नहीं अब औरतें बेचारी, उसकी री मैरिज नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट लाइफ थी, लेकिन ये कहना कि पुराने ज़माने में औरतों का हम बुरा हाल करते थे, ये मुझे एविडेंस नहीं मिला है। अब आप सुनिए। वाइफ वॉज ऑल्सो अलाउड टू स्ट्राइक अ कॉन्क्यूवाइन इवन टू डेथ। जो हस्बैंड की मिस्ट्रेस थी, वाइफ उसको मार भी सकती थी जान से, तब भी उसको सजा नहीं। हस्बैंड कुड बीट वाइफ ओनली फॉर लिमिटेड कॉज। लेकिन हस्बैंड औरत को सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए मार सकता था, यानी और मेजॉरिटी टाइम के लिए आदमी के पास हक नहीं था थप्पड़ मारने का या औरत को मारने का। औरत वाइफ के अफेयर पार्टनर को जान से भी मार सकती थी। वो ये नहीं कहते मारो, लेकिन अगर मार दे तो उसके लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कोर्ट में, कि एक रीजन था, रीजनिंग थी उसके साथ। इफ द मैन लेफ्ट द वाइफ फॉर अनदर वुमन, द वाइफ वॉज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड डिवोर्स। कोई ऑटोमेटिक है ये, लॉजिकली। आज ये कानून नहीं है। अब आप सोचिए, ये कानून बैकवर्ड है। मानो आप इस कानून को नहीं मानते हैं, लेकिन क्या ये हम ये कह सकते हैं बेवकूफ़ जाहिल लोग थे जो औरतों को घर पे रख के उनको मारते थे। मैं आपको बात, हमने शुरू की मिडिल एजेस से, मैंने आपको प्रमाण दिए मिडिल एजेस डार्क एजेस से, यानी 5th to 15th सेंचुरी। अब मैं चला गया हूँ 10th सेंचुरी। वाइफ वॉज ऑटोमेटिकली गिवन डिवोर्स सिंस नो मैन कैन हैव टू वाइफ। ओके। इफ द मैरिज ब्रोक अप आफ्टर द एंड ऑफ 7 years, द वुमन वॉज एंटाइटल टू हाफ द कॉमन पूल। अब कॉमन पूल की बहुत सारी डेफिनेशन है, बेसिकली ये मान लो 50 नहीं तो 30 to 50% औरत को, जिसे हम आज के ज़माने में एलिमनी कहते हैं। अगर 7 साल के बाद शादी टूटे, अब 7 साल का क्या लॉजिक था, औरत बूढ़ी हो गई है तो आदमी छोड़ रहा है उसको, ठीक है ना। उन्होंने इसका भी प्रबंध किया हुआ था, तो 50% आपको देना पड़ेगा। और ठीक है। अब आप सुनिए ये वाला, ये है विमेन इन मिडीवल वेल्स बाय एस वेब, और विकीपीडिया एंट्री ऑन साइफ्रेथ हाईविल। मैंने ये दो सोर्सेस से यहाँ लिया है। तो ये मैंने पाया, इफ़ द ऑफेंस वाज रिपीटेड। अगर आदमी, अब कुछ औरतें होती है वो कहती है हमारा हस्बैंड बड़ा प्यारा है, वो कभी गलती नहीं कर सकता। इफ़ द ऑफेंस इज रिपीटेड एंड द वाइफ फेल्स टू लीव द हस्बैंड, अगर आदमी ये गलती करते रहे और औरत उसके खिलाफ कंप्लेन ना करे और एक्शन नहीं ले, शी गिव अप हर राइट टू हर विनैब वर्थ, आई डोंट नो क्या कहते हैं, यानी इस औरत ने अपनी राइट्स गिव अप कर दी हैं। एंड सच अ वुमन इज अ शेमफुल वुमन। अगर औरत बोले मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स नहीं करना, मैं इसको माफ़ कर रही हूँ, इस औरत को शेमफुल वुमन कहते थे। आप समझ सकते हैं क्या ये बैकवर्ड सोसाइटी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये बड़ा आसान होता है कहना कि औरतों को सप्रेस किया जाता था, लेकिन ये कानून थे। इस कानून की आपको विकीपीडिया में एंट्री मिलेगी, ब्रिटानिका में एंट्री मिलेगी। आपको टाइप करना है साइफ्रेथ हाइवल, ठीक है। ये है 10th सेंचुरी, यानी 900। ये सॉरी 10th सेंचुरी में लिखा गया था, इट वॉज एग्जिस्टिंग बिफोर हैंड। ओके। तो अभी आप वेल्स के बारे में, जब आप कभी आपके बारे में आपको याद रखेगा वो उनकी हिस्ट्री क्या थी। ये कहना कि आदमी सुबह उठता था,
मेरे लिए चाय नहीं बनाई, ये थप्पड़ पड़ा। मतलब इतने बेवकूफ़ लोग थोड़ा ना कोई, मतलब हम ये क्या मान के चलते हैं कि सोसाइटी इतनी बेवकूफ़ जाहिल थी उस ज़माने की। इतना आसान होता है कहना। हम अभी वैदिक पीरियड में भी आएंगे। वील कम टू एवरीथिंग। फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं जर्मनी को कैंसिल कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इंडिया नाउ। प्लीज़ रिमेंबर अभी तक जो हमने बातें की हैं, हमने 5th to 15th सेंचुरी, मिडिल एजेस, डार्क एजेस की बात की। फिर हमने रेनेसां पीरियड में हम गए। ठीक है। रेनेसां पीरियड था 15th सेंचुरी के बाद। ठीक है। फिर हमने 10th सेंचुरी की बात की, मैंने आपको कानून पढ़ के सुनाए। अब हम जाते हैं, अब हम इंडिया आते हैं। सबसे बड़ा जो अ, जिससे मैंने लास्ट वीक भी अग्री नहीं किया था, ये कहना कि हमारे वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड काफ़ी बड़ा पीरियड है, उसमें औरतों की कंडीशन बड़ी अच्छी थी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सबसे अच्छी इंडिया में थी। ये आप मुझे प्रमाण दीजिए, मैं मान लूँगा, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने इसके बारे में फिर पढ़ा है। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ वैदिक पीरियड होता क्या है। हम ये कहते हैं वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। मिडिल एजेस है 5th to 15th। उसके पहले क्या था? क्लासिकल एंटिक्विटी। एंटिक्विटी ब्लू नहीं कह रहा हूँ मैं कल्याण, क्लासिकल एंटिक्विटी पीरियड था। ठीक है। जहाँ पर जर्मनी, जर्मन, जो सॉरी, ग्रीक इंस्पायर्ड लॉज थे। एंशंट ग्रीस का बड़ा प्रभाव था। ठीक है। और फिर क्रिश्चियनिटी ने धीरे धीरे अपने रूट्स जमाने शुरू किए थे। उसके बाद मिडिल एजेस आए 5th to 15th। उसके बाद रेनेसां पीरियड आया 15 to 17 या 18 तक। ठीक है। ये आप जनरली मोटा मोटा मान लीजिए। ठीक है। कुछ किताबें 100 साल 200 साल इधर करती हैं, उनकी मर्जी है। अब हम चलते हैं इंडियन में। अब हम जब मिडिल एजेस में, हमारी मिडिल एजेस में क्या हो रहा था 5th to 15th सेंचुरी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे इंडिया में विमेन की कंडीशन अच्छी नहीं थी। विमेन में इंडिया में नहीं अच्छी थी। क्यों? क्योंकि अब हमारे यहाँ इन्वेजन्स हो रही थी। हमारे यहाँ इन्वेजन्स होनी शुरू हुई थी। इन्वेजन सिर्फ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ने नहीं की, हम आपस में भी इन्वेजन ही कर रहे थे, एक दूसरे को मार ही रहे थे, हमारे किंगडम्स एक दूसरे पे झगड़ा कर रहे थे। ये हमारी रियलिटी है। और जहाँ झगड़े होते हैं वहाँ औरतों की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, उनको रखना ही पड़ता है पर्दे में। क्योंकि वो उस ज़माने में क्या करते थे, औरतों पे अटैक होते थे। औरतें उठा ली उसकी, रेप हो गया, ये आप सबको पता है, हिस्ट्री है। तो हम इस हिस्ट्री से गुजर चुके हैं। फिर भक्ति मूवमेंट आई, जिसके बारे में हमने सेशंस किए हैं। भक्ति मूवमेंट ने औरतों को फिर से घर से बाहर निकाल के मंदिरों में डाला। ठीक है। और भक्ति मूवमेंट के बाद फिर हमारी सिचुएशन औरतों की थोड़ी चेंज हुई। ठीक है। ये आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ हमारे यहाँ 5th to 15th सेंचुरी में क्या हुआ। लेकिन अब हम चलते हैं जब औरतों की कंडीशन अच्छी थी, वो है अर्ली वैदिक पीरियड में। मैं कोट कर रहा हूँ राधा कुमुद मुखर्जी को। उनकी किताब है ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट, द एंशंट इंडियन एजुकेशन, ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट। ये मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी है वंस अगेन, बट उतनी उतनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो ये मेरा सोर्स है, और जहाँ जहाँ मेरी अपनी रिसर्च है, अपनी थॉट है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं उनको कोट कर रहा हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं ना, विमेन का हाल अच्छा था इंडिया में, औरतों की इज्जत होती थी, उसका टाइम पीरियड हमें पता नहीं होता। हम बेसिकली कह देते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड होता है 1500 बीसी से, या सीई कहते हैं, 600 तक। अब 1500 से 600, अब देखो जिनको नहीं पता है, एक साल था ज़ीरो। ज़ीरो। उसके पहले जो है वो है बीसीई, उसके आगे है सीई, यानी अगर आपको ए डी बी सी, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, उससे पहले उल्टी गिनती होती है। जैसे 10th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, सेवन्थ वन, जीरो के बाद 1 2 3 4 शुरू हुआ। अब हम 2025 में हैं, यानी जीरो के बाद हम 2025 में हैं। लेकिन जीरो के पहले भी हम गिनती करते हैं। तो जीरो के पहले हम करते हैं, मान लो -1, -2, -3, उल्टा। तो 1500 पहले आया था और 600 बाद में आया था। मैं, ऐसे लगता है मैं स्कूल के बच्चों को बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि एडीबीसी क्या होता है। तो लेकिन मैं इमेजिन करता हूँ कि हमारे जो वीडियोस बाद में लोग देख रहे होंगे, उनमें से किसी को नहीं पता, तो क्लैरिटी के लिए। तो 1500 पहले था, 1500 पुराना है अभी। ठीक है। तो ये 2025 है, ये ज़ीरो है, ये 2025 है, हम यहाँ हैं। अब ये 2025 उल्टा इस तरफ है।
मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ से हम शुरू किया, फिर यहाँ आए ज़ीरो की तरफ, फिर ज़ीरो से गए 2025 की तरफ। तो हमारा जो अर्ली वैदिक पीरियड है, ऑफ कोर्स कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोगों को लगता है और पुराना था, लेकिन 1500 से 1000 तक, तो 1500 से 600 बीसी इज आवर वैदिक पीरियड, यानी 900 साल। तो क्या 900 साल औरतों की कंडीशन बड़ी अच्छी रही? नहीं। उसमें से जो विमेन हैप्पी, जो ग्रेट पीरियड है हमारा, वो है 1500 टू 1000। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड 1500 टू 1000, ये पीरियड है जिसमें हम कहते हैं औरतों की कंडीशन इंडिया में बड़ी अच्छी। ये था अर्ली वैदिक या अर्ली उपनिषदिक पीरियड। यहाँ पर थी मैत्री, अगर आपने नाम सुना है, सेजेस, जो हमारे सेज थे, मैत्री, गार्गी, इनके डिबेट्स होते थे मेल फिलोसोफर्स के साथ। और विमेन कुड बी स्कॉलर्स, दे कुड बी ब्राह्मण्स, ब्रह्मवादिनी जिन्हें कहते हैं, एंड वो ब्रह्मचार्य अटेन कर सकती थी। ये है अर्ली वैदिक पीरियड, उपनिषदिक पीरियड। ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ? 1500 टू 1000 अगर हालत अच्छी है विमेन की, तो 1000 से 600 तक क्या हुआ? वही हुआ जो मिडिल एजेस में हुआ। क्या हुआ? सोसाइटी शिफ्टेड टू मॉडर्निटी। और हमारे साथ भी यही हुआ। ये मैं कोट कर रहा हूँ मुखर्जी को, मिस्टर मुखर्जी को। सोसाइटी शिफ्टेड फ्रॉम ट्राइबल किंगडम्स टू मोर ऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स एंड एम्पायर, एंड विद द राइज ऑफ न्यू अर्बन सेंटर। ये भी वो वर्ड यूज करते हैं, अर्बन सेंटर, जो कॉफमैन ने, हमने शुरू में, उन्होंने भी अर्बन सेंटर कहा है, इन्होंने भी अर्बन सेंटर कहा है। ओके। तो जैसे ही हम मॉडर्न हो गए, फिर से औरतों की कंडीशन कम हो गई। सेम, द मिनट यू अडॉप्ट समथिंग मॉडर्न, ठीक है, इट इज फाउंड इवन इन द वैदिक पीरियड कि अचानक से औरतों की इंपॉर्टेंस कम हो गई। ही राइज इन द सूत्र, जैसे स्मृति, बेसिकली हमारे जो किताबें हैं, वेद हैं, आपको पता है हमारे कितने वेद है भाई? बताओ उंगली में। मेन वेद चार हैं, उसके बाद और भी वेद हैं। तो सोसाइटी शिफ्टेड फ्रॉम ट्राइबल किंगडम टू मोर, मुझे पता है, पता है, मस्ती कर रहा हूँ। विद द राइज ऑफ न्यू अर्बन सेंटर, वो ये कह रहे हैं कि विमेन का जो रेफरेंस है, इट बिकम्स रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है। विमेन स्टॉप्ड बिकमिंग टीचर्स, क्योंकि उनकी खुद की एजुकेशन कम हो गई। दिस हैपेंड फ्रॉम 1000 टू 600, दिस इज दी। तो 500 साल औरतों का अच्छा हाल रहा, मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ, और 400 साल बुरा हाल रहा, या हाल उनका कम हो गया। तो वैदिक पीरियड में औरतों का अच्छा हाल था? नो, रॉन्ग। अर्ली वैदिक पीरियड में, जो सबसे पुराना पीरियड था, उसी में अच्छा था। उसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले मैं ऋग्वेद से देता हूँ। ओ इंद्र, मेक मी अ ऋषि अमंग सीयर्स, मेक मी इंस्पायर्ड अमंग मेन। ये कहा था। अ, ये मैंने लिखा नहीं, बट आई थिंक दिस इज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिस वाज गार्गी। ठीक है ना। गार्गी जी ने ये कहा था कि ओ इंद्र, मेक मी अ ऋषि अमंग सीयर्स। दिस इज फाउंड इन ऋग्वेद 10:1594। ठीक है। अगर आपको क्रिश्चियन तरीके से करना है तो 10/159/4, लेकिन सीधा है। और मैत्री ने कहा है, मैत्री जी ने कहा है, ऑल दैट द वर्ल्ड पोजेसेस विल इट मेक मी इमॉर्टल। ये डिबेट थी उनकी, ये है ये उपनिषद से ली गई है। और मैं आपको वो सब नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, कौन से टेक्स्ट से, कौन सा पेज नंबर, उससे आपको क्या मतलब है अभी। बट ये चीज़ें हमारे वेदों में आती है और उपनिषद में आती है, यानी ये डिबेट्स हैं, इनमें औरतों की पार्टिसिपेशन थी। अचानक से ये कम हो गई। अब कैसे कम हुई, मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो हमारे मेन वेद हैं, ऋग्वेद, जो जिनकी हम करते हैं, वो लिखे गए थे अर्ली पीरियड में, 1500 से 1000 तक। उसमें आपको औरतों के कंट्रीब्यूशन मिले। लेकिन सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद, इनमें कंट्रीब्यूशन कम है। तो पहले विमेन, औरत 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 की जो वाणी है, उसको आपने वेद में डाला हुआ है, उसकी थॉट को वेद में डाला है। फिर हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद बना
टेंथ सेंचुरी बीसी, यानी 1500 से क्या था पीरियड, 1500 से 1000 तक अर्ली वैदिक पीरियड। आई थिंक इसी दौरान 1000 के और दौरान ही ये लिखा गया था हमारा जो यजुर्वेद है। लेट हर बी द क्वीन ऑफ द होम ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू द हाउस। अब ये चीजें आने लग गई वहां पर। अब कुछ लोग इसे तारीफ मानते हैं कि लेट हर बी द क्वीन ऑफ द होम ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू द हाउस, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, वो सोसाइटी की कंडीशन आपको बता रहे हैं कि उस समय थॉट आ गया औरत का काम स्कूल में नहीं है, इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, ट्रेड में नहीं है, उसका काम घर में है। ठीक है, जैसे सोसाइटी बदली यजुर्वेद में ये थॉट आ गई। इसका मतलब ये इंसल्टिंग नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि सिस्टम्स चेंज हो गए। अथर्ववेद क्या कहता है, वो भी आया, आई थिंक यजुर्वेद के बाद आया अथर्ववेद, if I'm not mistaken। इसके पास मेरे दो कोट्स हैं। एक है, बी द एम्प्रेस ओवर योर हस्बैंड्स फादर मदर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। ये थॉट प्रोसेस जो है, जो आज तक चलती आ रही है, और ये कोट हम हिंदी में संस्कृत में आज भी शादियों के दौरान बोलते हैं। आप कभी नोटिस करना अगली बार शादी में जाएं, ये आता है। ये आया है अथर्ववेद से, और दिस इज स्टार्क ऑपोजिट टू ऋग्वेद। आई होप नाउ यू गेटिंग सम मोटा मोटा नॉलेज अबाउट डिफरेंसेस इन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द डिफरेंट वेद। फिर आया है, राइज वुमन टू द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, द वाइफ लाइज बाय हर हस्बैंड, लेट हर एंटर अगेन इनटू ड्यूटीज ऑफ द हाउस होल्ड। ये बड़ा पॉजिटिव है। राइज वुमन टू द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग मतलब औरत हार मत मानो, तुम हस्बैंड की अर्धांगिनी हो, मोटा मोटा ट्रांसलेट कर रहा हूँ। एंटर अगेन इनटू द ड्यूटीज ऑफ द हाउस होल्ड। प्रॉब्लम है, दे आर नॉट बीइंग वेरी रॉन्ग टुवर्ड्स वुमेन, लेकिन सारा फोकस हाउस होल्ड पे आ जाता है। नॉट बिकॉज दे हेट वुमेन, बट बिकॉज सोसाइटी बदल गई थी। नाउ अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, दे आर नॉट लाइक ऋग्वेद। अगर आपको प्राथमिकता देनी है तो आपको ऋग्वेद को देनी चाहिए। बट क्या आज हम ऋग्वेद को फॉलो कर रहे हैं, और आर वी फॉलोइंग एक्चुअली अथर्ववेद? हम लोग वेद वेद कह देते हैं मोटा मोटा, बट जैसे मिडिल एजेस में मॉडर्नाइजेशन के बाद औरतों की कंडीशन चेंज हुई, वैसे ही मॉडर्नाइजेशन के बाद अर्ली वैदिक पीरियड में भी जैसे जैसे सोसाइटी में जॉइंट, बेसिकली ये कह दो जॉइंट से हम न्यूक्लियर बन गए, औरतों की स्टेटस कम हो गया। क्या इसके जिम्मेदार आदमी है? क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ आदमी है? क्या इसके जिम्मेदार आदमी और औरत हैं? ये आप सबके ऊपर है। ये आज का टॉपिक का उद्देश्य नहीं है। जो मैंने टॉपिक मिस किया है, जर्मनी क्रिश्चियन होने से पहले ट्राइबल होता था। और मैं आपको बता दूं, जब वो ट्राइबल थी वहाँ की औरत, तो वो ट्रेड करती थी। आप कभी टाइप करना जर्मैनिक पीपल हिस्ट्री, दे वुड, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, सिंपल सी, इजी हो जाएगा। औरत सुबह उठती है 6-7 बजे, ठीक है ना, अपना कार्ट में डालती है अपना जो भी उस ज़माने में था वो सिस्टम, ले जाती है गांव में। वो गांव के थोड़ा बाहर रहती है क्योंकि रेंट सस्ता होगा। जाती है वहाँ, खुद ट्रेड करती है। ट्रेड करती है, ठीक है। ट्रेड का मतलब है बेचती है। उसने जो घर में चीज़ें बनाई हैं उसके पैसे उसको मिलते हैं, और घर जाती है। ये वो सालों साल करते आई है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो मैरिड हो। एंड बहुत सारे केसेस में औरतें शादीशुदा नहीं थी। बहुत सारे केसेस में सो कॉल्ड लूज वुमेन थी, जिनके अफेयर होते थे। आपको क्या लगता है उनको मार देते थे? अब हम ग्रीस एम्पायर में देखें तो ग्रीक एम्पायर में एक फुल क्लास ऑफ वुमेन थी। दे वर कॉल दी एजुकेटेड वुमेन। उन पे लांछन भी होता था, जैसे आज भी होता है। जो सोसाइटी की औरतें पढ़ी लिखी होती हैं उनको हम कह देते हैं कई बार, यार ये तो शराब पीती है, ये तो पक्का इसके अफेयर्स होते होंगे, ये तो यार रात को 7 बजे के बाद घूमती है, इसके पक्का अफेयर्स होते होंगे। वो तो आज भी चल रहा है, उस जमाने में भी चल रहा था। तो क्या आज हम उन औरतों को मारते पीटते हैं? नहीं, उनके बारे में गॉसिप करते हैं। तो उस जमाने में भी गॉसिप होता था। ये नहीं होता था कि 7 बजे के बाद कोई डंडा लेके उनको मारने चले जाता था, या उनका खून हो रहा था। अगर उनका खून होता तो क्या उनकी 100 साल की हिस्ट्री होती? अरे भाई, जिसका खून हो गया वो जिंदा ही नहीं है। आप एक बार लिख दोगे कि मर गए, खत्म। 100 साल कुछ चल रहा है तभी हिस्ट्री लिखी गई है। हिस्ट्री कभी छोटी इवेंट्स के लिए लिखी नहीं जाती अनलेस वो इवेंट ग्राउंड ब्रेकिंग हो।
हम बात कर रहे हैं इंसानों की जो पढ़े लिखे हैं, औरतों की जो पढ़ी लिखी हैं और आदमियों के साथ डिबेट करती हैं, उनसे डिसएग्री करती हैं। आपको जर ट्राइबल सोसाइटी में मिलेगा। क्रिश्चियनिटी आने के बाद औरतों की वहाँ पे कंडीशन बदल गई, बिकॉज क्रिश्चियनिटी मॉडर्न थी। तो ये हिस्ट्री में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। मॉडर्निटी is more perhaps more to blame for the restrictions on women than men. जब भी आपसे कोई कहे ना आदमियों ने हजारों साल औरतों का बुरा हाल किया है, उनसे पूछो कहाँ, कब। आपको जनरली आंसर मिलेगा वॉर के दौरान। वॉर। ऐसा नहीं है कि वॉर में आदमी पार्टी कर रहे थे, वॉर में आदमी भी मर रहा था, लेकिन पीस पीरियड में वो आपको नहीं बता पाए, बिकॉज दैट इज लिटिल बोरिंग टू। आप हु वांट्स टू टाइप जर्मैनिक पीपल हिस्ट्री। मैंने मेरे पास रिकॉर्ड्स भी हैं, अगर जस्ट टू अश्योर माई सेल्फ, मिडिल एजेस में औरतों की मैरिज जो एज थी, एवरेज एज ऑफ मैरिज 22 से 26 साल थी। चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही। ये कहना कि उस ज़माने में औरतों में जैसे जैसे प्यूबर्टी आई शादी हो गई, दुनिया की हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म। आप हिंदुज़म ही पढ़ लो, आप पुरानी टेल्स ही पढ़ लो राधा की। उसमें तो 13 साल की उम्र में उसकी भी शादी हुई है, 12 साल की उम्र में, जो भी है वो टेल्स हैं। लेकिन ये कहना कि 100% औरतों की शादी पहले जल्दी हो जाती थी, ये है भाई, मुझे लगता है ये आपको डरा डरा धमका के आपको उल्लू बनाते हैं लोग, और हम लोग बन जाते हैं। आज भी उनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। औरत के एक गांव में, गांव सिटी नहीं गांव, औरत की एवरेज एज ऑफ शादी क्या है? 22 से 26 साल। तो ये कहना कि ये मॉडर्न ज़माने में हमने औरतों की एज बढ़ा दी है शादी की, ऐसा नॉनसेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री आपको आराम से बताती है कि औरतों, और पहले भी औरतें लेट ही शादी कर रही। और अगर वो आप बोलो कि कार्तिक इस दौरान जल्दी कर रही थी, तो आज भी तो जल्दी होती है, आज भी टीनेज प्रेगनेंसी होती है इंडिया में, अमेरिका में, सब जगह। तो ये नहीं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम सेम ही हैं उनकी तरह ही। तो मैं अपना जो टॉपिक है, मैं यहीं रोक रहा हूँ। अगर जो बाकी चीज़ें हैं कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन आई होप दिस हैज़ गिवन ऑल ऑफ अस एन इंसाइट इनटू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ वुमेन। और मैंने मोटा मोटा आपको एक वर्ल्ड हिस्ट्री बताई है, मिडिल एजेस की, यूरोप की मिडिल एजेस की, रेनेसां की, और इंडिया की भी बताई है। ठीक है। आई होप वी ऑल हैव पर्सपेक्टिव। चलो, थैंक यू सो मच, एंड आई एम स्टॉपिंग द